नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूब प्रदेव पर। तो आज से 2-3 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से, जिन्होंने नेट जेआरएफ जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2021 और जून 2022 का, उसके लिए एग्ज़ाम डेट्स जो है वो घोषित कर दी है। 8, 9, 11, 12 जुलाई और 12, 13, 14 अगस्त को जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल 7 दिन होगा, लेकिन इसके लिए 1 से सवा 1 महीना लगेगा। और अलग अलग देखें तो जुलाई भी है, अगस्त में भी है, तो ऐसे देखें तो 2 अलग अलग महीनों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। और एडमिट कार्ड भी अगले 2-4 दिन में जारी हो जाएंगे, लगभग 1 सप्ताह पहले जारी हो जाते हैं। और जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में सेलेक्ट हो चुके हैं, फाइनल लिस्ट तक नहीं पहुंचे हैं, इंटरव्यू तक जो है वो पहुंच गए हैं, तो फिर उनके लिए ये एग्ज़ाम थोड़ा सा कम प्रायोगिक होने वाला है। विशेषकर उन अभ्यर्थियों के जिनके इंटरव्यू डेट्स वगैरह आ चुके हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का, तो उनके तो फिर अगस्त तक तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू जो है उससे काफ़ी पहले हैं। तो वो है। और ऐसे अभ्यर्थी जो हैं जिनके अभी कट ऑफ निकली नहीं है इंटरव्यू वाली, तो उनके थोड़ा ये यूज़फुल हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये कि जो कोई नए अभ्यर्थी हैं, जैसे जिन्होंने लेटेस्ट पीजी किया है, 55+% भी है, और उनकी इच्छा जो है वो कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की है, तो उसमें एक वो सुनते हैं, दाएं बाएं देखते भी हैं, हम लोग काफ़ी स्टेटस वगैरह पे रखते हैं अपना रिजल्ट, और दाएं बाएं दोस्तों में वगैरह देखते हैं कि हाँ चलो इतने परसेंटाइल जो है वो रिजल्ट गया है नेट जेआरएफ का, इतनी कट ऑफ गई है, तब नेट होती तब जेआरएफ होती है। तो फिर वो देख के बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि सारों की 90, 95 अबव है, और 97, 98 तक जाती है कई सारे सब्जेक्ट्स में, तो तब जाके जेआरएफ होता है, 95 के आसपास जो है नेट होता है। तो काफ़ी डर जाते हैं नए बच्चे, क्योंकि वो परसेंटेज और परसेंटाइल्स के बीच में जो है वो अंतर नहीं कर पाते। और आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो इसी अंतर को मैं समझाने वाला हूँ इसमें, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, और जो नेट जेआरएफ से आप जो डर है आपका वो नहीं रहे आगे। तो देखिए, इसके लिए एक मैंने उदाहरण स्वरूप जो है आपको जो है समझाने की कोशिश की। सबसे पहले तो ये आप समझो कि प्रश्न जो है सबसे बड़ा वो यही है कि नेट जेआरएफ उत्तीर्ण करने हेतु क्या आपको 99% अंक लाने आवश्यक है क्या? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, समझते हैं इसको। सबसे पहले आप परसेंट और परसेंटाइल का अंतर समझो। देखिए, परसेंट क्या है, वो आपके अंक बताते हैं, और परसेंटाइल क्या बताते हैं, वो आपकी रैंक बताते हैं। देखो, परसेंट क्या होते हैं, जैसे आपके 300 अंकों का भी जो है 2 प्रश्न पत्र मिला के 300 अंकों का होगा, क्योंकि अब एनटीए ले रहा है तो 2 प्रश्न पत्र है। पहले जो है हमारे टाइम में सीबीएसई लेता था ये टेस्ट नेट जेआरएफ वाला, तो उस टाइम 3 प्रश्न पत्र होते थे, सुबह से शाम तक लग जाती थी एग्जाम देने में। तो देखिए, उसमें जो परसेंट वाला सिस्टम है वो क्या है कि आपके 300 अंकों के 2 पेपर हुए, उसमें से आपके 250, 250, पौने 300 जो भी अंक है इंटू 100/1 करोगे तो आपके निकल जाएंगे परसेंट, ये हुए प्रतिशत। फिर परसेंटाइल क्या है, तो देखिए आपके स्थान के नीचे जितने अभ्यर्थी हैं बटा टोटल अभ्यर्थी जितने एग्जाम में आए इंटू 100, वो निकलेंगे परसेंटाइल। मतलब ऐसा समझो आपकी 500 अभ्यर्थी एग्जाम देने आए, 500 में से आपकी 100वीं रैंक है, तो और आपके बाद अभ्यर्थी बचे 400, तो फिर 100/500, 100 की जो है 100 जो आपकी रैंक है, तो 100 के पीछे 500 में कितने बचे? 400, तो 400/500 इंटू 100/1, ऐसे करके आप ये परसेंटाइल निकाल सकते हो। तो परसेंटाइल जो होते हैं वो आपकी रैंक बताते हैं, जैसे मैंने कहा, और परसेंटेज जो है आपका पेपर में परफॉर्मेंस बताते हैं, अंक बताते हैं। अब देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ने लगी, क्योंकि आजकल जैसे आपको पता है, जैसे रीट का एक उदाहरण हम लोग लें, तो 17-18 लाख अभ्यर्थी उसमें जो है एग्ज़ाम में जो है फॉर्म भरे गए, और एक साथ पूरा एक ही पारी में सब एग्ज़ाम जो है करवा दिया, तो नकल प्रकरण हुए। तो इसलिए आरबीएसई और राजस्थान सरकार अपनी जो है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम एक ही पारी में नहीं कराएंगे, बहुत सारी पारियों में डिवाइड करके कराएंगे, ताकि भीड़ कम होगी, तो पुलिस का जाब्ता, सुरक्षा वगैरह पेपर की बहुत अच्छे से हो पाएगी मैनेज। तो इन सब चीज़ों के बीच में जब समझ लो एक एग्ज़ाम है वो 4 पारियों में कराया जा रहा है, तो फिर किसी का पेपर ईजी आएगा, किसी का मीडियम आएगा, किसी का डिफ़िकल्ट आएगा। तो फिर जिसका डिफ़िकल्ट है उसमें तो अंक कम बनेंगे, ईजी वाले में ज़्यादा बनेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर समझें तो कॉलेज लेक्चरशिप का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आपने देखा कट ऑफ कितनी कम गई है। और रीट का देख लो, क्योंकि काफ़ी बीएड वाले वो नेट वाले भी हैं, उधर भी एग्ज़ाम देते हैं, इधर भी देते हैं। रीट का देख लो आप, लेवल फर्स्ट का तो क्लियर ही हो गया, तो 80-85 जो है परसेंट तक कट ऑफ गई है उसमें। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी मायने रखता है। तब डिफ़िकल्टी लेवल मायने रखता है, तो अगर वो उसको एक साथ ही सबका एग्ज़ाम करा दिया जाए तो डिफ़िकल्टी
लेवल का फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईजी है तो फिर ज़्यादा चली जाएगी, हार्ड है पेपर तो कम चली जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग पारियों में कराया जाए तो फिर जिनके डिफ़िकल्ट पेपर आया है उनके तो परसेंट कम बनेंगे, और जिनके ईजी आया उनके ज़्यादा बनेंगे। तो ज़्यादा वाले तो सिलेक्ट हो जाएंगे और कम वाले कितने भी होशियार हैं तो रह जाएंगे। तो इसके लिए ये परसेंटाइल फार्मूला जो है लाया गया है। इससे पता चलता है कि उस अभ्यर्थी ने उस पेपर में बैठने, उस पेपर या उस पारी आप कह दो, तो उस पारी में बैठने वाले टोटल कैंडिडेट्स में से कौन सी रैंक प्राप्त की है। तो इससे पता चलता है कि हर एक पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं। तो इसके लिए परसेंटाइल फार्मूला लाया गया। अब देखिए जो एक अच्छा प्रश्न पत्र होता है वो किसको कहते हैं, तो देखिए जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो अगर 100 प्रश्न आ रहे हैं तो 40 प्रश्न आसान प्रकृति के, 40 प्रश्न मध्यम प्रकृति के जो ना डिफ़िकल्ट है ना इजी है, और 20 प्रश्न जो है आपके डिफ़िकल्ट होने चाहिए, कठिन प्रकृति के होने चाहिए। तो वो एक सबसे अच्छा पेपर जिसको कहा जा सकता है, ताकि पासिंग मार्क्स भी मिल जाए बच्चों को, सिलेक्शन के लिए 60 to 80 के समथिंग जो है कट ऑफ भी चली जाए, और वो एक सही कट ऑफ भी होती है। 80 से ज़्यादा जाए तो कम, 40 से कम जाए तो भी मैं समझता हूँ कि सही नहीं रहता। तो वो एक सही प्रश्न पत्र होता है। तो अब ये तो खैर अलग अलग पारियों का अलग अलग हिसाब किताब है। बड़े बड़े प्रोफेसर्स, विषय विशेषज्ञ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठते हैं एग्ज़ाम का जो पेपर है वो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें अप डाउन रह जाती हैं। तो उसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, और नॉर्मलाइजेशन जो है वो कैसे करते हैं, वो परसेंटाइल से ही करते हैं। अब इसी को आज हम समझेंगे थोड़ा सा। देखिए क्योंकि नेट जेआरएफ में भी ऐसे ही किया जाता है। एक अभ्यर्थी, देखो उदाहरण से समझते हैं, जिसमें 3 अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल है, एक ईजी, एक मीडियम और एक हार्ड। क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ईजी, मीडियम, हार्ड। उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि रैंक का कहाँ फ़र्क पड़ता है और अंकों का कहाँ पड़ता है। देखिए 3 अभ्यर्थी, सबसे पहला एक अभ्यर्थी है जिसने नेट एग्जाम में 250 अंक प्राप्त किए 300 में से, और उसने अपनी पारी में प्रविष्ट हुए समस्त 500 अभ्यर्थियों में से 10वां स्थान प्राप्त किया है। तो अब उसके परसेंट निकालने तो आपको पता बहुत ईजी है, 250 उसके प्राप्तांक है, 300 उसके पूर्णांक है, इंटू 100 बराबर 83% उसका स्कोर हो गया। लेकिन परसेंटाइल निकालना तो क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आपकी रैंक से नीचे कितने अभ्यर्थी हैं वो अंक, और आपको नीचे क्या लिखना है, टोटल अभ्यर्थी कितने उस एग्जाम में बैठे। तो इनकी 10वीं रैंक है, टोटल अभ्यर्थी 500, तो 500 हर में लिख देंगे, अंश में लिखेंगे 490, क्योंकि ये 10वें स्थान पर है तो पीछे 490 बच गए। तो इंटू 100 करेंगे तो 98 परसेंटाइल हो गया। अब देखो इनके परसेंटेज कितने कम है और परसेंटाइल कितने ज़्यादा है। अब देखिए थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम हुई तो क्या हुआ कि एक अभ्यर्थी जिसने नेट एग्जाम में 225 अंक प्राप्त किए, और उसने अपनी पारी में प्रविष्ट हुए समस्त 500 अभ्यर्थियों में से 5वां स्थान प्राप्त किया। अब देखिए इसके अंक कम है, लेकिन जो रैंक है वो हाई क्यों है, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई हो गया, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ बट थोड़ा सा मीडियम या मॉडरेट हो गया। तो उसमें क्या हुआ, देखो परसेंटाइल निकालने जाएंगे तो कैसे, परसेंट कैसे, तो परसेंट तो 225 बटा 300 इंटू 100 करेंगे तो 75 बनेंगे। तो पहले वाले अभ्यर्थी जो ईजी क्वेश्चन पेपर था उस वाले अभ्यर्थी से इनकी परसेंटेज कम है, लेकिन परसेंटाइल ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो हाई था, और इस कारण से रैंक जो है वो बहुत मुश्किल से बनती है, और इसलिए इनकी जो रैंक है वो हाई हो गई लेकिन परसेंट कम हो गए। क्यों, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल था जो है वो मीडियम था, या यूँ कहीं ईजी से थोड़ा हाई था, इस कारण इनके परसेंट ज़रूर कम है, प्राप्तांक जो है वो कम है, लेकिन रैंक जो है इनकी अच्छी है। तो ऐसे इनके 99 हो गए। अब देखिए सबसे डिफ़िकल्ट जो है क्वेश्चन पेपर आया, तो 300 में से 200 ही बना पाया एक अभ्यर्थी, और उसने अपनी पारी में प्रविष्ट हुए समस्त 500 अभ्यर्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो पहले और दूसरे वाले अभ्यर्थी से क्रमशः 25 और 50 अंक जो है 50 और 25 अंक जो है वो कम है। फिर भी इन्होंने प्रथम स्थान कैसे प्राप्त किया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो सबसे हाई था। अब देखो इनकी रैंक बहुत अच्छी है लेकिन अंक बहुत कम है। तो अगर अंकों के हिसाब से सिलेक्शन करता कोई भी भर्ती आयोग या एनटीए, तो फिर उसमें तो जो इजी वाले वही सेलेक्ट होते क्योंकि उनके अंक ज़्यादा है, और जिनका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर आया तो उनका तो सिलेक्शन नहीं होता, उनके अंक कम है। तो इसीलिए जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लाया गया, जिसमें परसेंटेज मायने नहीं रखते, परसेंटाइल्स मायने रखते हैं। तो परसेंटाइल के लिए क्या किया गया, यहाँ अंक नहीं रैंक मायने रखती है। रैंक कैसे बनती है, क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पे। तो देखिए इनके अंक जरूर कम है 25 और 50, लेकिन रैंक जो है वो अच्छी है। तो इनके देखिए परसेंट तो इनके बहुत कम बनते
बन रहे, 67 उनके 70-80 बन रहे थे, और यहाँ परसेंटाइल जो है वो सबसे हाईएस्ट 99.80 बन रहे हैं। तो इस बेसिस पे आप समझ सकते हो कि परसेंटेज से परसेंटाइल क्यों मायने रखते हैं, क्योंकि पेपर की जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जिसको डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर मिला उसको भी सेम लेवल पे लाना है, जिसको मीडियम और इजी मिला उसी को भी सेम लेवल पे लाना है। तो परसेंटाइल जो है वो एकदम से सही उसकी जो है रणनीति होती है, सही मापदंड होता है। तो यही फ़र्क है परसेंट और परसेंटाइल में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम किसी की भी नेट जेआरएफ की आप मार्कशीट देखें तो परसेंटाइल देख के बिल्कुल ऐसे डर मत जाइएगा। हाँ, अच्छे अंक लाते हैं तभी नेट जेआरएफ होता है, ईजी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ईजी है, क्या है, मानता हूँ डिफिकल्ट है, बट हाँ आप ये 99 और 95 देख के चकरा मत जाना कि ओ हो बस 100 में से 95 क्वेश्चन सही होंगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। परसेंट जो होते हैं वो जैसे मैं बताऊं तो 40 प्लस तो चाहिए पासिंग मार्क्स, और फिर 60 से 70, मतलब मैक्स टू मैक्स 80, और मिनिमम 55 45 55 60 ऐसे जाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट डिवीज़न बना लेते हो तो नेट हो जाता है, 70-80 स्कोर कर लेते हो जेआरएफ हो जाता है। और बस यही चीज़ें यहाँ चल रही, देखो इनके 67 ही है, और देखो परसेंटाइल कितने अच्छे बन गए। तो यही सारी प्रक्रिया चलती है। तो वो रैंक दिखाती है कि उसके बाद कितने अभ्यर्थी को, उदाहरण से समझें किसी अभ्यर्थी ने 97 परसेंटाइल बनाया तो इसका मतलब ये कि वो टॉप 3% अभ्यर्थियों में आ चुका है। उसके बाद 97% जो है वो अभ्यर्थी उससे नीचे है टोटल जितने उसमें बैठे। तो हाँ, बहुत अच्छे अंक लाते हैं तभी सिलेक्शन होता है, लेकिन ये 99 का आंकड़ा जो है वो आप देख के डर मत जाइएगा। यही कुछ एक अपडेट्स थी आज के इस वीडियो में। बाकी जो भी जानकारी आएगी तो पहुंचा दूंगा आप तक वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।